बना के रखा हुआ है। तो मुसलमानों के पास लगभग 86 संख्या के अनुपात में 86 मेंबर पार्लियामेंट होने चाहिए थे। करंट पार्लियामेंट में 18 है। 86 होने चाहिए थे, 18 है। ये 18 भी संख्या है, प्रतिनिधित्व नहीं। डिफरेंस बिटवीन संख्या और प्रतिनिधित्व, ये भी थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। 18 की संख्या है, क्योंकि बोलते नहीं है तो गिनने के दौरान पता चला 18 है, मुसलमानों के 18 है, मगर बोलता कोई भी नहीं। जिसके लिए मौलिक अधिकार दिया गया, जिसके लिए प्रिविलेज दिया गया ताकि जनता की दुख और दर्द को पार्लियामेंट में, विधानसभा में बोले, तो SC ST OBC माइनॉरिटी हो गया टोटल। ये SC ST माइनॉरिटी 85%। 85% लोगों को भारत के लोकतंत्र में रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ध्यान रखो, फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूं। गांधी जी की और बाबा साहब की लड़ाई क्या थी? रियल रिप्रेजेंटेशन। बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, संख्या के अनुपात में हमारे लोग चुनकर जाना चाहिए, ये बात को आप सही मानते हैं? हाँ, सही मानता हूं। गांधी ने कहा हाँ, बात सही, सही बात है आपकी। दूसरा सवाल गांधी जी को पूछा कि वो जो 15% जाने चाहिए, वो सही रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए, इसको आप मानते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि ये विवाद का मुद्दा है, ये विवाद का मुद्दा है। जब गांधी जी उपवास के लिए बैठे, एरोड़ा जेल के अंदर बैठे, तो सरदार पटेल उनको मिलने के लिए गए, तो उनकी हालत बहुत खराब थी। तो वो बाहर आकर सरदार पटेल जी ने बयान दिया कि अगर अंबेडकर गांधी जी की हालत देखते तो मोम की तरह पिघल जाते। ये बयान दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छप कर आया, बाबा साहब ने पढ़ा सरदार पटेल का बयान। तो बाबा साहब अंबेडकर ने सरदार पटेल के बयान पर कहा कि पता नहीं सरदार पटेल को आयरन मैन किसने बनाया, लौह पुरुष किसने बनाया, कि अगर मैं मोम की तरह पिघल जाता। अगर ये बयान दिया तो इसका मतलब पहले सरदार पटेल पिघल गए, तब हमको पिघलने की बात कर रहे हैं। तो अभी वो हमको पहचान नहीं रहे, हम पिघलने वाले धातु नहीं है, इसका मतलब था। फिर बहुत अहम जानकारी आपको दे रहा हूं। गांधी जी और सरदार पटेल की जब मुलाकात हो रही थी, भेंट हो रही थी, तो सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा एरोड़ा जेल में, गांधी जी आपका प्राण बहुत मूल्यवान है आजादी के लिए, आपका बचना बहुत जरूरी है। आपने खामखा ये अछूतों और सवर्ण हिंदुओं के बीच में आपने अपने आप को सैंडविच बनाया, सैंडविच बनाया। आपका प्राण आजादी के लिए बहुत मूल्यवान है। तो गांधी जी ने उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव भाई देसाई, उनको कहा कि ऐसा करो, ये जो पीलो है, तकिया है, ये 2-4 तकिया ले आओ और मेरे पीठ पीछे खड़े करो, ताकि मैं पीठ पीछे खड़ा ऐसा बैठ करके बैठ सकूं, और बैठकर फिर मैं सरदार से बात करना चाहता। गांधी जी ने सरदार से बात शुरू की। गांधी जी ने सरदार को कहा, सरदार जल्दी ही आजादी मिलने वाली है, और आजादी में तुम लोग हुक्मरान होने वाले हो, तुम समझ नहीं रहे हो।
मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट पहले से मिला हुआ है। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो एससी और एसटी के लोग मुसलमान से मिल जाएंगे एंड दे विल किल अस। संसद में जाकर, वो संसद के अंदर जाकर एससी एसटी और मुसलमान आपस में मिल जाएंगे एंड दे विल किल अस। संसद में तुम्हारी कोई सरकार नहीं चलने देंगे। गांधी जी जब बोल रहे थे सरदार पटेल को, तो 3 आदमी थे, सरदार पटेल, गांधी जी, महादेव भाई देसाई, कोई चौथा आदमी नहीं था। तो आप सोचते होंगे आप चौथे नंबर पर है, आपको कैसे मालूम है? तो सीक्रेट डायलॉग, ये डायलॉग जो है ये तो सीक्रेट डायलॉग है, आपको कैसे मालूम हो गया? तो महादेव भाई देसाई जब दोनों का डायलॉग चल रहा था तो डायरी लिख रहे थे। गांधी जी भी नहीं रहे, पटेल भी नहीं रहे, महादेव भाई देसाई भी नहीं रहे, वो डायरी रह गई। और हमारे इतिहास के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो और वामन मेश्राम ना पढ़ ले। मैं तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए कितने बार पता नहीं इंग्लैंड में गया, लंदन में गया, क्योंकि मैं जानता हूं अंग्रेजों ने कोई इंपॉर्टेंट ऐसा डॉक्यूमेंट भारत में नहीं छोड़ा जो इंग्लैंड में नहीं लेके गया। बाबा साहब आम्बेडकर जिस मनुस्मृति का रेफरेंस देते थे वो मनुस्मृति ब्राह्मणों ने गायब कर दिया। तो मैं लंदन गया, कहा कि ये लेखक की मनुस्मृति चाहिए। कहा कि मिलेगी मगर लंदन में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। कहा कि क्यों? ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे अंग्रेज हैं। मुझे तो पता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में आज भी गवर्नर जनरल, राष्ट्रपति नहीं होता है, गवर्नर जनरल होता है, और एक गवर्नर जनरल आज भी लंदन से जाता है। कनाडा में भी गवर्नर जनरल लंदन से जाता है। न्यूजीलैंड में भी है गवर्नर जनरल इंग्लैंड से ही जाता है। और रानी जो है एक गवर्नर जनरल आज भी अपॉइंट करती है। इसका मतलब यह है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक है। ये जो देश है ये डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है। इंग्लैंड भी डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है। आज 26 तारीख का दिन है, इंडिया 26 जनवरी का मतलब है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिन। तो इंग्लैंड डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां मोनार्की, जो रानी है, जो राजा है, वो वहां का राष्ट्र प्रमुख है। जहां का राजा राष्ट्र प्रमुख होता है वहां रिपब्लिक नहीं होता। तो हमें तो मालूम नहीं था, बाद में मालूम हुआ जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर 200 साल पुरानी मनुस्मृति मैंने लाया। मैं इतना ज्यादा बोलता हूं तो बहुत सारे लोग आकर मुझे टेलीफोन पर कहते मिलते हैं कि आप इतना बोलते हैं, आपके खिलाफ अभी तक केस क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा आपसे ब्राह्मण बुड़बक नहीं है, गधा नहीं है। वो जानता है कि वामन मेश्राम जो बोल रहा है उसके पास सबूत पहले होता है, बोलता बाद में है। तो हमारे पास तो ये इसके लिए तो ऐसा डिपार्टमेंट ही खोल के रखा हुआ है। हमने आज तक जितने कोर्ट में केस दायर किए सभी जीते, क्योंकि हमने समझ लिया सिस्टम क्या है, ये कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है। ईवीएम के विरोध में सबूत हासिल करना बहुत मुश्किल है, मगर हमारे पास इतने सबूत है कि मेरे पास ही सबूत है ईवीएम घोटाला करती है, किसी के पास नहीं, केवल मेरे पास। इसलिए सैयद शुजा को जब चुनाव आयोग ने कहा कि केस करेंगे, तो मैंने उसी दिन टीवी के ऊपर मेरे सोशल मीडिया में चुनौती दिया चुनाव आयोग को, उसके ऊपर केस कर रहे हो, एफआईआर कर रहे हो, एक मेरे ऊपर भी कर लो।
वो तो इतना नहीं बोल रहा है जितना मैं बोल रहा हूं। और मेरा रिकॉर्ड जो है YouTube पर अवेलेबल है, तुमको सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही रिकॉर्ड करके रख दिया, तुमको दे दिया, करो। तो मेरे खिलाफ उसने नहीं किया, तो अब मैं प्लान बना, मैं ही केस करता हूं। और क्योंकि अभी मैंने FIR नहीं किया, इसलिए अभी मैं प्रीमैच्योर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं रणनीतिक दृष्टि से कि कौन से मुद्दे के ऊपर मैं FIR करने वाला। क्योंकि प्रीमैच्योर अगर डिक्लेयर करूंगा तो हमारे लोगों का हाजमा मजबूत नहीं तो वो जल्दी उल्टी कर देता है, तो इससे हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए अभी इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो मैं आपको फंडामेंटल बात बता रहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी, इन 85% लोगों को भारत के वर्तमान डेमोक्रेसी में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है, टोकन रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है। दिखाई देते हैं, फिजिकली दिखाई देते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। अब हाँ 15%, अब 15% रह गया। जो 15% है उसमें केवल 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, क्षत्रिय की एक भी पार्टी नहीं है। अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश में पार्टी बनाने की कोशिश की, अमर सिंह अमर हो गए मगर पार्टी नहीं बना पाए। बनिया वैश्य लोगों की कोई नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। केजरीवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मगर अभी ब्राह्मण उसको पूरी ताकत से रोक लगा रहे हैं। और आपको पता नहीं, केजरीवाल के पार्टी में बनिया वर्सेस ब्राह्मण का झगड़ा बहुत ज्यादा तीव्र है और इसलिए बहुसंख्य ब्राह्मण लोगों को केजरीवाल को निकालना पड़ा। जाति जो है भारत में, लड़ाई जो है ये जाति जातियों में ही होती है, बाकी कोई लड़ाई नहीं होती। जाति और जाति के बीच में ही लड़ाई होती है। इस वास्तवता को, इस सत्य स्थिति को हमको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी स्वीकार करना होगा। अब मैं आपको आगे जो बताना चाहता हूं, जब ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, तो आज की स्थिति क्या है। और डाटा देता हूं, 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों की पार्टी का कब्जा था। 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा। इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाके जो डाटा बता रहा हूं वेरीफाई कर लेना, मानना मत मेरी बात, ये देख लेना। इसका मतलब है विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है। 375 का मतलब है 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में कानून पास होता है, लोकसभा में कानून पास होता है। 366 चाहिए, उनके पास 375 है। और अभी 411 है 2014 में, कम होने के बजाय ज्यादा हो गया है। कार्यपालिका की क्या स्थिति है? मैं 2017 में शरद यादव जी के घर में गया था, उन्होंने कार्मिक मंत्रालय को राज्यसभा में सवाल पूछा, कार्मिक मंत्री ने जवाब दिया। जवाब में जो डाटा कागज में लिख कर दिया वो कागज शरद जी ने मुझे दिया। मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हो? कहा कि तुम बोलते रहते हो, देश भर में ले जाओ। मैंने कहा फिर आपके लिए? कहा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, कभी बोलना पड़ता है कभी नहीं बोलना पड़ता, ध्यान रखना पड़ता है। आपको चुनाव तो लड़ना है नहीं है, इसलिए बोलो। तो हमने शरद जी को कहा कि ये कागज हम लेने के लिए एक शर्त पर तैयार है कि आगे भी डाटा मिलता रहेगा। कहा जरूर देता रहूंगा, तो मेरा काम हल्का होगा, मैं बोलूंगा नहीं, तुम बोलते रहो। मैं चुनाव लड़ूंगा, तुम लड़ते नहीं हो, हमारा दोनों का काम होता है। तो उन्होंने जो डाटा दिया, वो डाटा उन्होंने दिया, उसमें लिखा हुआ था कि 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी
ब्राह्मण एवं तत्सम। आप लोग सवर्ण शब्द का उपयोग करते हो, गलत बात है। शब्दों का चॉइस करते आना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो बिल तैयार किया उसमें कहीं पर भी सवर्ण शब्द लिखा हुआ नहीं। ड्राफ्ट पढ़ लेना, सवर्ण लिखा हुआ नहीं। हम लोग बोलते हैं या अखबार वालों ने सवर्ण लिखा। सवर्ण का मतलब होता है ब्राह्मणों को मदद करने वाले लोग। सवर्ण शब्द से ब्राह्मणों को मदद होती है। अगर हम सवर्ण शब्द का उपयोग करेंगे तो क्षत्रिय और वैश्य को हम खुद ही ब्राह्मणों के कैंप में ढकलने का काम करेंगे। हम ये काम क्यों करें? इसके बदले में हमको कोई पैसा थोड़ी मिलता है जो हम उनका काम करें। तो सवर्ण शब्द की बजाय हमने वास्तविक स्थिति को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द तैयार किया, ब्राह्मण एवं तत्सम। अब ये तत्सम शब्द का क्या अर्थ है? किसी ने मुझे पूछा तो तत्सम शब्द का क्या अर्थ है? मैंने कहा पहला तो ये है कि मैंने क्षत्रिय और वैश्य शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया। तो क्षत्रियों को प्रशासन में 79.2% है, इसमें 1.5% रिप्रेजेंटेशन है, संख्या 6% है। वैश्य की संख्या 5% है, 1% प्रशासन में है। तो जब ब्राह्मणों ने ही उनको महत्वहीन माना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए महत्वहीन माना, जब महत्वहीन माना तो हम उनका नाम क्यों ले? ब्राह्मणों ने उनको महत्वहीन माना तो हमने उनका नाम दिया तत्सम, यानी उनको उन्होंने गौण माना। ब्राह्मणों ने उनको गौण माना, हमने भी तत्सम शब्द का उपयोग करके गौण माना। क्योंकि 79.2% में अगर 1.5% क्षत्रिय और 1% वैश्य है तो उन्होंने उनको गौण माना, महत्वहीन माना, तो हम भी उनको गौण और महत्वहीन मानते हैं और उनका नाम रखते हैं तत्सम। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा?